In this video of agriculture, we will further read about various types of crops. तो मेज़ के रिक्वायरमेंट्स के बारे में अगर पढ़ेंगे, मेज़ मतलब भुट्टा, तो वो अलूवियल सॉइल में ग्रो करता है। टेम्परेचर उसके लिए 21 to 27 डिग्री सेल्सियस चाहिए। रेनफॉल का रिक्वायरमेंट 50 to 100 होना चाहिए। जब रेनफॉल कम होता है तो फिर इरिगेशन करके उसको ग्रो कराया जाता है, मतलब मैनुअली पानी देकर किसी भी टेक्निक से। वर्ल्ड में और इंडिया में कौन कौन सा जगह है वो यहाँ लिखा हुआ है। मेज़ को यूएसए में कॉर्न भी बोलते हैं और इंडिया में मक्का। नेक्स्ट मिलेट्स वहाँ ग्रो करता है जहाँ सॉइल का क्वालिटी पुअर है। टेम्परेचर उसके लिए 18 to 32 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल का रिक्वायरमेंट 30 to 75 सेंटीमीटर। वर्ल्ड में कहाँ कहाँ ग्रो करता है वो लिखा हुआ है। इंडिया में मिलेट्स में जनरली जोवार, बाजरा और रागी आता है। दे आर बोथ यूज्ड एज ग्रेन, फूड ग्रेन एंड एज फॉडर, मतलब वो कैटल को खिलाने में भी काम में आता है। जोवार इज मेनली कल्टिवेटेड इन द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। बाजरा महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में ग्रो किया जाता है। और रागी मोस्टली कर्नाटका, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन सब स्टेट्स में। नेक्स्ट हम लोग फाइबर क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फाइबर मतलब जिससे कपड़ा बनता है फर्दर, तो फाइबर क्रॉप्स मतलब जिससे हम लोगों को फाइबर मिलेगा। फाइबर्स हम लोगों को पता है नेचुरल और आर्टिफिशियल होता है। नेचुरल फाइबर्स जैसे कॉटन, जूट, सिल्क, वुल, और आर्टिफिशियल फाइबर्स जो लैब में सिंथेसाइज किया जाता है, रेयॉन, नाइलन, सब सिंथेटिक होता है। इजिप्ट प्रोड्यूसेस वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉटन इन द वर्ल्ड। तो कॉटन अलूवियल और ब्लैक सॉइल में ग्रो करता है। टेम्परेचर इसके लिए 30 to 40 डिग्री मतलब रिलेटिवली हाई ही है। रेनफॉल 60 to 100 सेंटीमीटर। हार्वेस्ट पीरियड ड्राई होना चाहिए, फ्रॉस्ट फ्री और सनी होना चाहिए, अदरवाइज जो कॉटन का बॉल्स है वो ख़राब हो जाएगा। वर्ल्ड में कहाँ ग्रो किया जाता है? चाइना, इंडिया, यूएसए, पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, इस तरह से। और इंडिया में गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड सो ऑन। चीप एंड एफिशिएंट लेबर इज़ रिक्वायर्ड फॉर प्लकिंग कॉटन बॉल्स। एक एक बॉल को हाथ से तोड़ना पड़ता है तो बहुत लेबर का काम होता है, तो थोड़ा चीप लेबर चाहिए। इट इज़ मेनली ग्रोन अंडर इरिगेशन। जूट के लिए हम लोगों को पता है बहुत फर्टाइल सॉइल चाहिए, अलूवियल सॉइल। ये फ्लड प्लेन्स में ग्रो किया जाता है जहाँ पर मिनरल्स बहुत ज़्यादा होता है। टेम्परेचर 25 से ज़्यादा चाहिए एंड रेनफॉल शुड बी मोर देन 150। तो जूट में बहुत ज़्यादा पानी चाहिए। एरियाज़ इन द वर्ल्ड: इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, आइवरी कोस्ट एंड सो ऑन। और इंडिया वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ जूट है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा ऑफ वेस्ट बंगाल के आसपास ही ग्रो किया जाता है। आसाम, बिहार, मेघालय, इस तरह से। Rutting is a process by which the fiber is separated from the plant stem by decaying them in water. प्लांट के स्टेम को पानी में सड़ाया जाता है, फिर उसे एक एक फाइबर निकाला जाता है। जूट का डिमांड बहुत कम रहा है क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसिव प्रोसेस है जूट प्रोसेसिंग का, और दूसरा सिंथेटिक फाइबर्स बहुत इजीली मिल जाता है, तो इस वजह से जूट का डिमांड कमते जा रहा है। नेक्स्ट, बेवरेज क्रॉप्स। सो बेवरेज क्रॉप्स मतलब टी एंड कॉफ़ी। टी ग्रोज इन वेल ड्रेन्ड फर्टाइल अलूवियल सॉइल। टेम्परेचर उसके लिए 20 to 30 डिग्री। ये सब जनरली प्लांटेशंस के फॉर्म में ग्रो किया जाता है, जो हम लोग प्लांटेशन फार्मिंग पढ़े थे पहले। रेनफॉल 150 to 300। हिली स्लोप्स में ग्रो किया जाता है, तो इसलिए हिल स्टेशंस में जनरली टी प्लांटेशंस देखने को मिलता है। वर्ल्ड में और इंडिया में कहाँ पर है वो लिखा है। इट वॉज द ब्रिटिश हु स्टार्टेड टी प्लांटेशन इन इंडिया। ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं, तो इंडिया में टी प्लांटेशन वही लोग स्टार्ट करवाए थे। नेक्स्ट इज़ कॉफ़ी। कॉफ़ी भी हिली स्लोप्स में ग्रो करता है। टेम्परेचर उसके लिए 15 to 28 डिग्री। रेनफॉल का डिमांड जैसा कि दिख रहा है ये सब में बहुत ज़्यादा है। जहाँ रेनफॉल लेस देन 100 सेंटीमीटर होता है, फिर वहाँ इरिगेशन के हेल्प से कॉफ़ी को ग्रो किया जाता है। ये जो मैप सब है ये सब दिखा रहा है कि कौन से कंटिनेंट में कौन कौन सा टी या कॉफ़ी का प्रोड्यूसिंग कंपनीज है। तो एक एक कंटिनेंट का एक एक दो कंट्री याद कर सकते हैं। ब्राज़ील इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इन द वर्ल्ड। वियतनाम, कोलंबिया, इंडोनेशिया, इथियोपिया, इंडिया, हॉन्डुरस, युगांडा एंड मेक्सिको, ये सभी कॉफ़ी प्रोड्यूस करता है।
इंडिया में मोस्टली हिली रीजन्स में प्रोड्यूस किया जाता है, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु का। तो साउथ इंडिया में ज़्यादा ग्रो कराया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। फूड सारे ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत एसेंशियल है, और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, खाने का डिमांड भी बढ़ते जा रहा है। पहले लोगों के पास बहुत खाना होता था क्योंकि पॉपुलेशन कम था और प्रोडक्शन ज़्यादा था, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के कारण अब उतना ही ज़मीन से और ज़्यादा प्रोड्यूस करना पड़ रहा है। तो ये सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा? नया टेक्निक्स यूज़ करना पड़ेगा, जिसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत पहले पढ़ चुके हैं कि लैब में सीड्स प्रोड्यूस किया जाता है, जिसको बोला जाता है हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, HYV सीड्स। तो हाइब्रिडाइजेशन कर करके वो सीड्स प्रोड्यूस किया जाता है। फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, ये सब यूज़ किया जाता है। फार्म में इंसान के बदले मशीन्स ज़्यादा रहता है। इरिगेशन तक का टेक्निक बदल गया है। तो ये सारा नया टेक्निक्स करने से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाता है। नाउ सम कंट्रीज हैव डेवलप्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स थ्रू बायोटेक्नोलॉजी। सो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का मतलब क्या होता है? सपोज वीट का एक वैरायटी है जिसमें ग्रेन्स बहुत बड़ा बड़ा होता है, और वीट का दूसरा वैरायटी है जो जल्दी से ख़राब नहीं होता है पेस्ट्स के कारण। तो लैब में क्या किया जाता है? दोनों के DNA को मिक्स कर दिया जाता है। तो उससे जो नया वीट का स्पीसीज़ बनता है उसमें ग्रेन्स भी बड़ा रहेगा और वो डिजीज़ रेजिस्टेंट भी रहेगा। तो ये फ़ायदा हुआ, इसी को बोला जाता है बायोटेक्नोलॉजी। इसी से प्रोड्यूस होता है HYV सीड्स या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। तो बायोटेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड बायो प्रोसेसेस इन इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी एंड मेडिसिन एक्सेट्रा। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी इंजीनियरिंग किया जाता है, टेक्नोलॉजी यूज़ किया जाता है और मेडिसिन के हेल्प से सब कुछ चेंज कर दिया जाता है। इट ऑल्सो कवर्स जेनेटिक इंजीनियरिंग, सेल एंड टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजीज, मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट एक्सेट्रा। सब चीज़ को साइंटिफिकली हैंडल किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी में। इन दिस द हायर यील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग फॉरेन जीन्स फ्रॉम डिफरेंट स्पीसीज। अलग अलग स्पीसीज से DNA लाकर मिक्स कर दिया जाता है। तो इससे फ़ायदा क्या होता है? उस क्रॉप का न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाता है, फ्लेवर अच्छा होता है, कलर अच्छा होता है, तो वो मार्केट में ज़्यादा सेल होता है। द यूज़ ऑफ GMO, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को GMO भी बोल सकते हैं, वो अभी भी लिमिटेड है। इतना ज़्यादा भी अभी नहीं यूज़ होता है, क्योंकि साइंटिस्ट थोड़े कंफ्यूज्ड हैं कि अगर ज़्यादा यूज़ करेंगे तो दूसरा प्रॉब्लम बढ़ सकता है। क्रिटिक्स इस चीज़ के लिए वरीड है। साइंटिस्ट का बोलना है कि अगर GMO क्रॉप्स यूज़ करेंगे तो पेस्टिसाइड्स कम यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग तो नेचुरली रेजिस्टेंट हो जाएगा। लेकिन इतना नेचर के साथ खिलवाड़ करेंगे तो वो एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है कि हो सकता है इसका कोई साइड इफ़ेक्ट हो जो अभी समझ नहीं आ रहा हो। इन डेवलपिंग कंट्रीज मैनुअल लेबर इज़ यूज्ड फॉर मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। ये हम लोगों को पता है कि डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया में मैनुअल लेबर ज़्यादा रहता है, लेकिन जहाँ डेवलप्ड कंट्रीज़ है USA वगैरह, वहाँ मशीन्स ज़्यादा यूज़ किया जाता है। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज इज़ इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एंड इट्स अलाइड एक्टिविटीज़। अलाइड एक्टिविटीज़ मतलब एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़। लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज़ में एग्रीकल्चर बहुत कम मात्रा में किया जाता है, ज़्यादातर पॉपुलेशन कुछ और काम करता है। तो ये एक टेबल है जिसमें एक USA के फार्म को और इंडिया के फार्म को कंपेयर किया जा रहा है। साइज बोलेंगे तो लार्ज फार्म्स बट यील्ड पर हेक्टेयर इज़ कंपैरेटिवली लो। फार्म बड़ा होता है, यील्ड थोड़ा लो होता है। यहाँ पर लैंड बहुत छोटा होता है, लेकिन इतना ज़्यादा फार्मिंग किया जाता है इंटेंसिव वे में कि यील्ड पर हेक्टेयर इज़ हाई। कैपिटल इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाता है, इसमें कम रुपया इन्वेस्ट किया जाता है। ज़्यादातर छोटे छोटे फार्मर्स मनी बोरो करके ही काम करते हैं। मार्केट प्रोड्यूस जो बनता है, जो भी प्रोडक्ट मिलता है, वो या तो नेशनल या इंटरनेशनल मार्केट में सेल किया जाता है स्टोर करके, और इंडिया में मोस्टली लोकल मार्केट में उसको बेच दिया जाता है, क्योंकि इतना स्टोरेज यूनिट्स है ही नहीं। लेबर यहाँ पर स्किल्ड लेबर रहता है, यहाँ पर अनस्किल्ड लेबर। मैकेनाइजेशन, ट्रैक्टर्स और कंबाइंड हार्वेस्टर्स और थ्रेशर्स बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। यहाँ पर ज़्यादातर ट्रेडिशनल मेथड्स ही है,
प्लॉ अभी भी बुलक से किया जाता है, बुलक्स से। टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है यहाँ पर, मार्जिनल यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। इरिगेशन वगैरह में तो फिर भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, बाकी चीज़ों में इतना ज़्यादा नहीं होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एग्रीकल्चर।